तो चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है। दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि विकर्ण 13 सेमी का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसका कर्ण दे दिया है 13 सेमी, और बोला है कि जो उसकी ऊंचाई है, उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेमी कम है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पहले हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज होता क्या है, पहले पहले हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कि एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण कैसा होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण आपको 90 अंश का मिल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक, तो ये आपके सामने हमने एक त्रिभुज बनाया है, ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए ये वाला जो है, ये एक कोण जो है इसे हम बोलते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है। कितना का है, 90 अंश का कोण है। तो वे सभी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 का होता है उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपको एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर 90 के अंश पर खींचते हैं हम, तो हमारा क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज। और ये इसका होता है कर्ण। समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है, जैसे कि ये अगर हम इसका नेमिंग कर दें तो इसको हम लिख देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको बोला जाता है कर्ण। तो ये सबसे लंबी भुजा जो होती है उसे कर्ण कहते हैं। और एक भुजा को आधार कहते हैं। अब इसमें से आधार चाहे आप इसको ले सकते हैं चाहे इसको, किसी को भी ले सकते हैं, या तो इसको लंब कर लीजिए, एक लंब हो जाता है। तो हम इसको कर लेते हैं आधार, एक आधार हो जाएगा। नीचे वाले को मैक्सिमम आधार लेकर चलते हैं। और जो आपका सीधा खड़ा होता है दीवार के जैसे, है ना, उसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, ये लंब होता है। तो समकोण त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं होती हैं जिनकी नाम होता है कर्ण, सबसे लंबी भुजा होती है, एक आधार होता है और एक लंब होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो बोला है कि इसका जो कर्ण है, कर्ण आपको दे दिया 13 सेमी, यानी जो ए का मान दे दिया, ए सी का मान 13 सेमी दे दिया है। ठीक है, ये कर्ण हम लोग का कितना दिया है, 13 सेमी। ठीक, 13 सेमी कर्ण दिया है। उसके बाद बोला है कि जो इस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब ये जो लंब होता है इसी को हम ऊंचाई बोलते हैं, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। उसका जो लंब है वो आधार से 7 सेमी कम है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि यदि हमको आधार पता हो जाए, आधार ये, यदि हम आधार हमको पता हो जाए तो हम इसकी ऊंचाई तुरंत निकालेंगे। कैसे, उस आधार में से 7 कम कर देंगे, क्योंकि ये बोला है कि ऊंचाई क्या है, आधार से 7 कम है। तो इसका मतलब कि हमको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आधार तो दिया नहीं है, तो आधार को मानेंगे, उस हिसाब से हम ऊंचाई को निकाल लेंगे। तो आधार को यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, आधार को एक्स सेमी मान लेते हैं। ठीक है, आधार की लंबाई को एक्स सेमी मान लेते हैं। और जैसे ही आधार का सेमी हमने मान लिया तो ऊंचाई तो निकल ही जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा, आधार से 7 सेमी कम, यानी कि जो हमारा ऊंचाई होगा वो x-7 हो जाएगा, है ना, होगा ना, x-7। चूँकि बोला है कि आधार से 7 सेमी कम है, तो जितना आधार होगा उसमें से 7 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि ऊंचाई निकल जाएगा। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया, हम लोगों ने जाना समकोण त्रिभुज क्या होता है, किसे लंब, किसे आधार, किसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग किस प्रकार से फिगर बन जाएगा। आप चाहें तो इस फिगर कर्ण आधार लंब को मिटा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि इसको लिखे हम, तो हम इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक, ऐसा रहेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माना आधार आधार बराबर x सेमी,
आधार एक सेमी होगा तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई मतलब लंब, ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा x-7 सेमी, x-7 सेमी। ठीक है, कड़ दिया हुआ है, कड़ कितना दिया हुआ है, कड़ आपका 13 सेमी क्वेश्चन में पहले से दे चुका है। तो अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करना है। ठीक है, अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है अभी बता देते हैं आप लोग को। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस अगर आपको नहीं याद होगा तो इसको आप याद करिएगा, बहुत क्वेश्चनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि जो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, इसका वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। कर्ण दिया हुआ है 13 सेमी, क्या हो जाएगा 13 सेमी का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है x-7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर ये a-b का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b होता है तो x इंटू 7। ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए फार्मूला होता है एक, आप लोग को याद तो होगा ही लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। a-b का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये जो होते हैं ए बी सब मल्टीप्लाई में होते हैं। तो इस फार्मूला का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 169 इक्वल, ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों जोड़ कर कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 यानी 49 हो जाएगा, माइनस इन तीनों का गुणा कर देंगे तो ये 7 दूना 14, 14x हो जाएगा 14x। ठीक है, अब ये 169 यानी 169 को भी इस पर ला देंगे तो ये हो जाएगा 0, उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 169 माइनस 14x। तो दिन ये हो जाएगा बराबर 2x स्क्वायर। अब ये 169 में से 49 को घटा देंगे, चूँकि ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस घट जाते हैं तो घटाएंगे तो हो जाएगा 0 और 6 में से 2 जाएगा 4 जाएगा 2 और ये तो -120। ये बड़ा वाला ये बड़ा है 169 बड़ा है और 49 छोटा है तो चिन्ह हमेशा बड़ा लगता है -14x। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे 2x स्क्वायर -14x को पहले दे देंगे और -120 बराबर 0। ठीक है, हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी इसमें भी है सम संख्या एक है तो दो, इसको हम यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर -7x और माइनस कितना हो जाएगा 60 में से 2 कॉमन लेंगे 120 में 60 2 कॉमन लेंगे तो 60 बचेगा बराबर 0। अब इस 0 का इधर कर देंगे तो ये 0 2 खत्म हो जाएगा, सो ये 2 का इधर कर देंगे गुणा, 0 में भाग दे देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। अब ये हम लोग का बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा और यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा। तो आप लोग को हमने बताया था मेथड, सबसे पहले क्या करते हैं एक्स स्क्वायर और अचर पद का मल्टीप्लाई करते हैं।
तो एक्स स्क्वायर और अचर पद का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 60x² आएगा। और बीच वाले पद को, एक्स वाले पद को दो भागों में तोड़ेंगे तो गुणा करने पर -60 आ जाए और जोड़ने पर चाहे घटाने पर 7 आ जाए। तो देखिए 7 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, 7 को -7 को इस प्रकार तोड़िए, गुणा करने पर 60 आ जाए। और तो हम लिख सकते हैं 12 और 5, 12 पंजे 60 हो जाएगा। और 12 में से 7 घटे 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा। और उसका गुणा करेंगे तो भी कितना आ जाएगा -60। तो इसके लिए इसको माइनस रखना पड़ेगा और इसको प्लस, -12 और +5। ठीक है, अब ये क्या इस प्रकार से आ रहा है, इसके लिए आप क्या करिएगा 60 का गुणनखंड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको दो भागों में तोड़ देते हैं -7 का और इनका गुणनखंड कर लिया जाता है। तो ये हो जाएगा x² -12x, ठीक है, प्लस 5x -60 बराबर 0। यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x -12, यहाँ से +5 को कॉमन लेंगे तो x -12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x -12 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 5 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों के बराबर फिर से अलग अलग क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा x -12 बराबर 0। ठीक है, तथा क्या हो जाएगा x + 5 बराबर 0। तो इसको -12 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +12। तो एक x का मान इतना निकल जाएगा 12 और उसको करेंगे उस पार तो माइनस का हो जाएगा 5। तो ये एक ठो आ जाएगा -5। तो देखिए जो प्लस में आया है उसको लेंगे, चूँकि जो हमारा लंबाई होता है, लेंथ होता है, दूरी होता है, उसको हम माइनस में कभी नहीं लेते हैं। तो इसको नहीं लेंगे, कौन सा ले लेंगे 12 को। तो हमारा आधा, अब x बराबर 12 है, इसका मतलब x किसको माने थे, आधार को। आधार क्या था x, तो इस प्रकार से हमारा जो आधार हो जाएगा, आधार बराबर कितना जाएगा 12 सेमी। ठीक है, ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका, ऊंचाई क्या था हम लोग का x -7, x कितना था 12 और माइनस क्या कर देंगे 7, कितना जाएगा 5 सेमी। ठीक है, तो आधार हम लोग का आ गया 7 सेमी और ऊंचाई कितना आ गया 5 सेमी। तो इस प्रकार से बाकी दो भुजाएं हम लोगों ने निकाल ली हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः अन्य दो भुजाएं क्या हो जाएंगी 12 सेमी, 5 सेमी होगा। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद यही है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, तो एक कोई कंपनी है जो कि बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, यानी किसी दिन कुछ नोटिस किया गया। क्या नोटिस किया गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी कि उसमें क्या किया गया था, बर्तन का भी निर्माण होता है और कुछ नगों का भी निर्माण होता है जो कि उस बर्तन में हो सकता है लगाया जाता होगा। तो एक विशेष दिन ये देखा गया, विशेष दिन का मतलब किसी दिन ये ध्यान दिया गया कि उसमें जो बर्तनों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, और जो वहाँ पर नग का निर्माण किया जाता है, यानी उसकी जो लागत होती है, नग बनाने में जो लागत होती है, उस दिन में जितने भी बर्तन बने गए थे, यानी जो नग का लागत बताया गया है, किसी दिन बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, जितना बर्तन बनाया जाता, मान ली 100 बर्तन बनाया गया था तो 100 का दुगना 200 हो जाएगा और उससे 3 अधिक यानी 203, यानी एक नग की लागत 203 आ जाएगा। ठीक है, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी जो नग का निर्माण लागत कितनी थी 90 रुपये,
तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करिए। तो यहाँ पे हमको बताना है कि एक दिन में यानी उस दिन कितने बर्तन बनाए गए थे और नगों की यानी एक नग की लागत कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये पता करना पड़ेगा कि हम x किसको मानेंगे, यानी कि वेरिएबल जो मानते हैं हम लोग उस किसको मानना पड़ेगा। तो इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा x कि किसको हम माने। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिपेंडेंसी देखेंगे कि किस पर कौन निर्भर है। तो इसमें बोला गया है कि जो नग की लागत है वो उस दिन बने बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी। यानी यदि हमें बर्तनों की संख्या पता हो जाए तो हम नग की लागत तुरंत निकाल सकते हैं ना, जो कि बर्तनों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। बर्तन का दुगना कर रहा है और उसमें 3 को ऐड कर रहा है। इसका मतलब बर्तनों की संख्या यदि हमको पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, नगों की लागत निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम बर्तनों की संख्या को मानेंगे, क्या जो भी मानना होगा XYZ। चलिए मान लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे, x। हम मान लेते हैं कि उस दिन x बर्तन बनाए गए थे। एक नग की लागत, एक नग की लागत एक नग का लागत क्या हो जाएगा, इसका दूना यानी बर्तनों की संख्या के दूना यानी 2x करेंगे और उसे 3 अधिक यानी क्या हो जाएगा +3। ये हो जाएगा एक नग की लागत। ठीक है, एक नग की लागत हमको निकालना है कि प्रत्येक नग की लागत मतलब एक नग की लागत कितना है और बर्तनों की संख्या निकालना है। प्रश्नानुसार कुल नगों की लागत कितना हो जाएगा, बर्तनों की संख्या और नगों एक नग की लागत मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू हो जाएगा 2x + 3। ये हो जाएगा कुल नगों की लागत। और हमको कुल टोटल नगों की लागत कितना दिया, 90 दिया है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 90 बराबर x 2x 3। x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 2x² + 3x। 90 को किस पर ले जाएंगे तो 0 बराबर 2x² + 3x - 90। ठीक है, अब इसको या तो ऐसे लिख लेते हैं 2x² + 3x - 90 बराबर 0। इस प्रकार से अच्छा लगता है दिखने में, द्विघात समीकरण जैसा, मूल समीकरण के जैसा। तो अब इसका करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर करने के सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद और x² वाले पद का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कर लेते हैं गुणा। तो अचर पद है -90 और x² का पद है 2x²। इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -180 x²। अब बीच वाले पद यानी x वाले टर्म को 2 भागों में तोड़ देंगे, यानी कि x वाला पद क्या है 3x है, तो इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। कैसा तोड़ें कि गुणा करने पर 180 आ जाए। तो इसको इस प्रकार तोड़ें, गुणा करने पर 180 और जोड़ने घटाने जो भी करने पर 3x आ जाए। तो हम लिख सकते हैं कि 15 और 12 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 180, और 15 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। सॉरी 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 15x और 12x को हम तोड़ेंगे। अब चूँकि प्लस मिलाना है तो 15 को बड़े वाले को प्लस करेंगे और छोटे वाले को माइनस में करेंगे, -12x हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन होगा, x दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा 2x, यहाँ 2x बचेगा प्लस का 15। तो यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ऐसा लें कि सेम 2x + 15 इसमें भी बचे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे
15 छक्का 90, यानी 6 कॉमन ले लेंगे, 6 को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस में 15 बराबर 0। ठीक है, इतना बच जाएगा। चलिए इधर लगाते हैं, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2x प्लस 15 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का 6 बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर 0 रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0 तथा x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा माइनस 15 बटे का 2 और यहाँ से x बराबर निकल जाएगा 6। तो जो माइनस में निकलेगा उसको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, और जो प्लस में है उसको ले लेंगे। तो x बराबर कितना निकल गया 6। x बराबर 6, x किसको माने थे बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः बर्तनों की संख्या 6, प्रत्येक तथा प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, प्रत्येक नग की लागत कितना था हम लोग का 2x प्लस 3, x का मान रख दीजिए 6 प्लस 3 तो हो जाएगा 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। तो प्रत्येक नग की लागत 15 रुपये हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है।